पाकिस्तान अफेयर टॉपिक फॉर आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल डिस्कस करेंगे। ये जितने पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स हैं ये सीरीज़ वाइज हैं, यानी इवन जो हुए थे हिस्ट्री में उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम ये सब टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल से सीएसएस या पीएमएस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम एवॉल्वेट करें तो वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछते हैं, रीज़न्स क्या थी, इसकी पार्टीशन क्यों की गई, फिर इसकी अनलमेंट हुई थी वापस, उसकी रीज़न्स क्या थी, और मुस्लिम और हिंदुओं का इस पर रिएक्शन क्या था, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या थे, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है मुसलमानों और हिंदुओं में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा क्यों हो गए थे। ये तमाम इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो लास्ट 5-10 ईयर्स में इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और इन तमाम हेडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लॉर्ड कर्जन जो था वो वेसराय थे, 1899 में आए थे सब कॉन्टिनेंट में, और इन्होंने आते साथ ही 1901 में एक सेंसस करवाया, और इस सेंसस के अकॉर्डिंग इनको एक चीज़ पता चली कि जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको कह रही है बंगाल प्रोविंस की कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ठीक कह रही हैं, क्योंकि प्रोविंस जो था ये बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा था, एरिया भी इसका काफ़ी ज़्यादा था। अब इतने बड़े एरिया और इतने बड़े पॉपुलेशन के प्रोविंस को सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, लिहाजा लॉर्ड कर्जन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया इसको कि अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे तो हर एक हिस्से के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और फिर ये ईज़िली इन प्रोविंसेस को वो कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड ये प्लान भिजवाया। इंग्लैंड में उस वक्त किंग थे, क्राउन थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और इस तरह 1905 में बंगाल की जो है पार्टीशन हो गई ईस्ट और वेस्ट में। मुस्लिम्स बहुत खुश थे इससे, और हिंदू बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और इस तरह से जो कांग्रेस थी, हमने इससे पहले का टॉपिक कांग्रेस इसलिए कवर किया था क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले ये पार्टी बन चुकी थी कांग्रेस की, और इस पार्टीशन की अनलमेंट में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 1911 में फाइनली इसकी अनलमेंट हुई थी। अब हम रीज़न्स डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न थी इसको डिवाइड करने की। सबसे पहली बड़ी रीज़न बनी इसकी पॉपुलेशन। 1901 सेंसस के मुताबिक बंगाल की पॉपुलेशन उस वक्त तकरीबन कोई 70 मिलियन से ज़्यादा थी, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लिहाजा इसके लिए बेहतर था कि इन दोनों पॉपुलेशन को इक्वली डिवाइड किया जाए। एक मुस्लिम मेजॉरिटी था, एक हिंदू मेजॉरिटी था। फिर सेकंड रीज़न बना इसका लार्ज एरिया। बंगाल का जो एरिया था वो तकरीबन 1,89,000 स्क्वायर माइल्स था, और इतने बड़े एरिया को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा इतने एरिया को 2 इक्वल हिस्सों में अगर डिवाइड कर दिया जाता तो फिर ज़्यादा बेहतर था। थर्ड जो प्रॉब्लम था उस वक्त वो डिस्ट्रक्शन ऑफ चिटागोंग सी पोर्ट था। बंगाल प्रोविंस में ये एक सी पोर्ट था जो ईस्ट में था, और ये अंडर डेवलप था, यहाँ पे कोई ट्रेड एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। वजह ये थी कि यहाँ ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ज़ाहिर है वहाँ पे ब्रिटिशर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस के लोग बैठे थे, तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में ये जो सी पोर्ट था उसको इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ था, और वो बहुत अंडर डेवलप था। इस वजह से पूरा का पूरा जो ईस्ट बंगाल का एरिया है वो सारा बैकवर्ड था इकोनॉमिकली। मुसलमान उधर बड़ी बुरी हालत में थे, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो सी पोर्ट था कलकत्ता में, वो बड़ा, वहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी, हिंदुओं के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी पैसा कमाने की, तो वो फ्लरिश कर रहे थे इकोनॉमिकली। जबकि ये जो सी पोर्ट था ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि अगर हम इस सी पोर्ट को एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगी तो यहाँ पे भी ट्रेड एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करें तो अरीसा एक एरिया था, और वहाँ के लोग जो है वो आर्या लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन ये जो लोग थे ये कुछ बंगाल में थे, कुछ असम में थे, कुछ यूपी में थे, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा मुश्किल होती थी। जब उन्हें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी तो वो इंग्लिश के साथ साथ अरीसा आर्या लैंग्वेज में भी करते थे, लिहाजा उनका ख्याल था कि अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए तो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो इनको कंट्रोल कर सकती है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात कि एक ही प्रोविंस है लेकिन उसका एक हिस्सा बहुत ऊपर जा रहा है और उसका दूसरा हिस्सा बिल्कुल बैकवर्ड है। जो हिस्सा उसका फ्लरिश था इकोनॉमिकली वो हिस्सा था जहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी, और ये जो बैकवर्ड एरिया था ये बंगाल का वो एरिया था जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। तो इस बैकवर्डनेस से को भी ख़त्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि अब इसकी पार्टीशन ज़रूरी है।
इवेंट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन तमाम इवेंट्स को आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिख सकते हो, क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वही जो हमने रीज़न्स बयान की कि ये तमाम प्रॉब्लम्स थे, इनका सलूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन लॉर्ड कर्ज़न ने इसका बेहतरीन सलूशन निकाला, इसकी डिवीज़न। फिर एक प्लान बनाया, उस प्लान को उन्होंने 1905 में इंग्लैंड सेंड किया, इंग्लैंड से वो अप्रूव होके आया और इस तरह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक को हम वेस्टर्न और एक को ईस्टर्न बंगाल कहते हैं। अब प्रोविंसेस की बात करें, जो ईस्ट बंगाल था उसका जो एरिया था वो तकरीबन 1,06,540 माइल्स पे था, और जो कुल पॉपुलेशन थी वो इसकी 30 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा थी, और वो तमाम पॉपुलेशन वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की थी। इसका जो सेंटर था वो ढाका को बना दिया गया था, और सी पोर्ट इसका चिटागोंग था जो कि डिस्ट्रक्शन के करीब था। वेस्ट प्रोविंस की बात करें तो क्योंकि ये दो बराबर एरियाज़ में इनको डिवाइड किया गया था, तो यहाँ का भी एरिया तकरीबन उतना ही था जितना ईस्ट बंगाल का था, और यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, मुसलमान सिर्फ 90,000 थे, बाकी सब हिंदू थे। जो सेंटर था वो कलकत्ता था, और इसका सी पोर्ट भी कलकत्ता में था, जो ऑलरेडी बड़ा डेवलप था, वहाँ पे ट्रेड्स होते थे। अब ये मुस्लिम रिएक्शन और हिंदू रिएक्शन के बारे में एग्जामिनर्स अक्सर पूछते हैं, तो मुस्लिम का रिएक्शन ये था कि बहुत खुश थे। एक वजह ये थी कि उनको एक ऐसा एरिया मिला जहाँ उनकी मेजॉरिटी थी, और जहाँ जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होती है रूल भी उन्हीं का चलता है वहाँ, लिहाजा अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही थी वो भी मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और वो मुसलमानों के लिए सोचेगी, उनके इंटरेस्ट के लिए सोचेगी। तो मुसलमानों को एक तरह से मौका मिल गया प्रोग्रेस करने का, इकोनॉमिकली, सोशली, क्योंकि जब वो एक ही इसी बंगाल प्रोविंस में पार्टीशन से पहले हिंदुओं के साथ रहते थे तो वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी, इसलिए सब कुछ हिंदुओं के अकॉर्डिंग होता था, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं की थी, तो वो सारे हिंदू के इंटरेस्ट पे बात करते थे, और मुसलमान जो है वो उसी प्रोविंस का हिस्सा होते हुए भी बैकवर्ड हो गए थे। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन से मुसलमानों को एक मौका मिला कि वो इकोनॉमिकली ग्रो करें, उनका सी पोर्ट जो है वो डेवलप होगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, इस तरह से वो इकोनॉमिकली भी फ्लरिश करेंगे, तो उन्होंने इसको वेलकम किया। लेकिन बात करते हैं हिंदुओं की। हिंदू यानी ख़ासकर कांग्रेस ने इस पार्टीशन के अगेंस्ट बहुत हॉस्टिलिटी शो की थी, उन्होंने बहुत किस्म की प्रोटेस्ट शुरू कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए। अब अगर हम इसको देखें तो इस पार्टीशन से हिंदुओं का नुकसान कुछ भी नहीं था, अलबत्ता यहाँ पे मुसलमानों का फ़ायदा था, जो वो चाहते नहीं थे कि किसी तरह से फ़ायदा हो, क्योंकि पार्टीशन से उनका कुछ भी नहीं जा रहा था। वो पहले भी डेवलप थे, वो पार्टीशन के बाद भी डेवलप्ड होंगे, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं की होगी वेस्ट बंगाल में, तो वो फ्लरिश कर सकते हैं। सिर्फ इस पार्टीशन से फ़ायदा क्या था मुसलमानों को कि वो अलग हो गए थे, तो अब मुस्लिम जो हिंदू थे उनकी मेजॉरिटी उन पर इकोनॉमिकली उनको दबा नहीं सकती थी, उनको जो उनके जो ड्यू राइट्स थे वो उनसे नहीं ले सकती थी, और ये चीज़ हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कैसे ये अलग हो के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी होगी, और फिर इनका जो सी पोर्ट है वो भी फ्लरिश करेगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मुसलमानों को मिल जाएंगी, और इस तरह से वो इकोनॉमिकली हमारे साथ बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और प्रोटेस्ट इतना कि स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या मूवमेंट है, तो ये बाइकआउट किया उन्होंने, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया कि हम आपसे ये गुड्स वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, इम्पोर्टेड चीज़ें जितनी भी थी। इसके अलावा बॉम्बिंग अटैक्स और बहुत सारे वहाँ पे टसल्स शुरू हो गए थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब कर दिया था, यानी जो हिंदू थे उन्होंने बहुत एग्रेसिवली इस पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्स किया था, और उनकी ये एग्रेशन देख के मुसलमान एक चीज़ पे तो क्लियर हो गए थे कि हम इनके साथ एक सब कॉन्टिनेंट में नहीं रह सकते एक नेशन के तौर पे। यही वजह है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के मामले पे। अब कैंसिलेशन इसकी तब हुई जब किंग थे उस वक्त ब्रिटिश के किंग जॉर्ज, ये सब कॉन्टिनेंट का दौरा करना चाहते थे, और हिंदुओं ने बाइकआउट कर दिया और उनको धमकी दी कि अगर वो यहाँ आए तो उनकी जान को ख़तरा होगा, क्योंकि वो एक किस्म का उन पे प्रेशर डाल रहे थे कि ये जो पार्टीशन उन्होंने की है इसको वापस अनल कर दें, और फिर इसको एक प्रोविंस बना दें जहाँ हिंदू की मेजॉरिटी हो, हिंदू के एडमिनिस्ट्रेशन हो, और वो फिर से मुसलमानों पे काबिज हो सकें। तो इन प्रेशर की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इतना प्रेशर में आ गई कि उन्होंने रॉयल मीटिंग की दिल्ली दरबार में, और उस मीटिंग में जो किंग जॉर्ज थे उन्होंने
12 दिसंबर 1911 को यानी पार्टीशन के ठीक 6 साल बाद उन्होंने दोबारा से एनलमेंट कर दी और फिर से ये प्रोविंस एक हो गया और फिर से हिंदुओं की मेजॉरिटी हुई और हिंदुओं का राज हुआ। अब इस कैंसिलेशन में देखें तो मुसलमानों को ये बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि एक चीज़ तो उनको ये वाज़े हो गई कि कांग्रेस का स्लोगन है कि हम इंडियन पार्टी है, हम इंडिया के इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन ये तो हिंदू पार्टी है, ये तो हिंदू के इंटरेस्ट के लिए बात करती है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिश को प्रेशराइज़ करके दोबारा से इस प्रोविंस को एक कर दिया। अब इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो जब ये कैंसिल हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पॉलिटिक्स में बड़ा एक्सट्रीमिज़म आया, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो भी गुस्से में थे और कि हिंदुओं ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ख़ासकर कांग्रेस से वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे कि ये जो पार्टी है ये हमारे हक़ की बात नहीं करती। तो सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिक्स में एक्सट्रीमिज़म आ गया। उसके अलावा अनविलिंग ऑफ कांग्रेस टू फेस, यानी मुसलमानों को पता चल गया कि हमारे लिए सब कॉन्टिनेंट में कोई पार्टी नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट पे बात कर सके। तो एक इस चीज़ ने उनको मायूस किया था। फिर दूसरा, प्रमोशन ऑफ मुस्लिम्स पॉलिटिकल अवेकिंग। ज़ाहिर है जब वो जान चुके थे कि कांग्रेस ने हिंदुओं का साथ दिया, उनके इंटरेस्ट पे बात की, हुकूमत पे प्रेशर डाला और हिंदुओं के मफाद के लिए पार्टीशन रुकवा दी, तो हमारी भी कोई पार्टी होनी चाहिए, हमारी भी कोई डेलीगेशन होनी चाहिए। अब इस पार्टीशन ने मुसलमानों को पॉलिटिकली बहुत जगा दिया था। जब हमने सेकंड टॉपिक अलीगढ़ डिस्कस किया था, वहाँ मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। ये कॉन्फ्रेंस हर साल मिलती थी और मुसलमानों की ग्रीवियंसेस पे, उनके मसलों पे बात करती थी। इसी कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट थे, 35 डेलीगेट्स थे और उनको लीड करने वाले सर आगा ख़ान थे। इन्होंने जब ये पार्टीशन के बाद जो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था हिंदुओं ने, उसके बेसिस पे ये डेलीगेशन मिली। इन्होंने 1 नवंबर 1906 को लॉर्ड मंटो के साथ मुलाकात की शिमला के मकाम पे, और शिमला डेपुटेशन इसको कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और वहाँ इन्होंने अपने डिमांड्स रखे लॉर्ड मंटो के सामने कि मुस्लिम्स क्या चाहते हैं, मुस्लिम के राइट्स क्या क्या हैं। लॉर्ड मंटो ने इनके डिमांड्स को सुना भी और इनको ये भी कहा कि वो इनकी डिमांड्स को मानने की या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनसे मनवाने की कोशिश करेंगे। इस डेलीगेशन के 2 महीनों बाद, तकरीबन कोई 30 दिसंबर 1906 को, मुसलमानों को लगा कि हमारी भी कांग्रेस की तरह एक पार्टी होनी चाहिए कि जो हमारे हक़ पे बात करे, इस तरह से मिले वायसरॉय से या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुस्लिम इंटरेस्ट पे जो है, उनके राइट्स पे जो है वो बात कर सके। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ही बेसिकली वो वजह बनी जिसकी वजह से मुसलमानों ने फिर अपनी अलग से पार्टी बनाई, जिसको हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं। और हम सबको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस में कितना बड़ा रोल है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी, ये कब इस्टेब्लिश किया उन्होंने, जब 1911 में इनलमेंट हो गई, तो मुस्लिम्स को बहुत बड़ा झटका लगा और फिर ब्रिटिश ने उनके इस कंपनसेट करने के लिए जो ढाका था, जो ईस्ट बंगाल का सेंटर था पार्टीशन के टाइम पे, वहाँ पे उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी और उस यूनिवर्सिटी में इस्लामियात को उनके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इससे पहले तक रिलीजियस मुस्लिम्स के लिए ये फ्रीडम नहीं था, रिलीजियस फ्रीडम नहीं था कि वो अपना जो मज़हब है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ जो है उसकी तालीम ले सके। तो इस कंपनसेशन से उन्होंने इनके लिए यूनिवर्सिटी बना दी थी, लेकिन ये कंपनसेशन नहीं थी, क्योंकि ये जो एनलमेंट थी ये मुसलमानों के हक़ में उनका बहुत बड़ा एक तरह से लॉस था। जो एक मौका मिला था उनको प्रोग्रेस करने का, वो दोबारा से उनसे छीन लिया गया था। कंक्लूजन पे बात करें तो कंक्लूजन इसका सारा यही है कि पार्टीशन हुई, मुसलमानों के हक़ में थी और हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी नहीं थी, उनको कोई नुकसान नहीं था पार्टीशन से, लेकिन प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, एनलमेंट करवाई और उस एनलमेंट के बाद मुसलमानों का जो पर्सपेक्टिव था कांग्रेस की तरफ, हिंदुओं की तरफ, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और जो 2 नेशन थ्योरी थी जिसका आगाज़ शाह वलीउल्लाह ने किया था। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने भी कहा था कि जब कंट्रोवर्सी हुई थी, हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी 1867 में, तो उन्होंने कहा था अपने दोस्त शेक्सपियर से कि एक चीज़ पे मैं कायल हो गया हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में 2 नहीं, 1 नहीं बल्कि 2 अलग अलग कौमें हैं, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, जिनका रिलीजन भी अलग है, कल्चर भी अलग है और सोशली भी वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये जो 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ मज़ीद
मज़बूत हो गया था और मुस्लिम्स जो हैं वो मेंटली इस चीज़ पे प्रिपेयर हो गए थे कि उन्होंने हिंदुओं से अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी बनानी है। और यही पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो वजह बनी जिसके बेसिस पे मुसलमानों ने अपनी नई पार्टी बनाई। इसके बाद हम मुस्लिम लीग को डिस्कस करेंगे कैसी बनी, इसमें इनके पहले प्रेसिडेंट कौन कौन से थे और मुस्लिम लीग का रोल क्या रहा इस पूरे इंडिपेंडेंस जर्नी में।